हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट, इसमें हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 1 का पार्ट सी पार्ट, है ना। शिक्षा का समाजशास्त्रीय उपागम, है ना। शिक्षा का समाजशास्त्र की वह शाखा है जो समाज शास्त्र का समन्वित रूप है। कैसा रूप है? समन्वित रूप है कि नहीं। तो शिक्षा के समाजशास्त्रीय के निम्नलिखित उपागम है। तो निम्नलिखित में 3 उपागम को हम लोग पढ़ते हैं। सिंबॉलिक इंटरएक्शन, प्रतीकात्मक परस्पर क्रिया, है कि नहीं। चलिए बात करते हैं। प्रतीकात्मक परस्पर क्रिया जो पद है, इस पद की उत्पत्ति जो हुई है वो हर्बर्ट ब्लूमर से जुड़ी है। किससे जुड़ी है? हर्बर्ट ब्लूमर से जुड़ी है कि नहीं। हर्बर्ट ब्लूमर से जुड़ी है। वर्ष 1969 में, है ना, प्रकाशित अपनी पुस्तक सिंबॉलिक इंटर एक्शनिज पर्सपेक्टिव एंड मेथड में, इनका हर्बर्ट ब्लूमर का अपनी पुस्तक था, उनका नाम था सिंबॉलिक इंटर एक्शनिज पर्सपेक्टिव एंड मेथड, है कि नहीं। देख लीजिए, है कि नहीं। में उन्होंने प्रतीकात्मक परस्पर क्रिया शब्द का प्रयोग किया है ना। साधारणतः जो है प्रतीकात्मक परस्पर क्रियावादी उपागम का अभिप्राय मानव क्रिया की उस व्याख्या से है, यानी सामाजिक अंतःक्रिया से उत्पन्न मानकर अध्ययन किया जाता है। सामाजिक इंटर एक्शन से उत्पन्न मानकर अध्ययन किया जाता है। इन्हें लोग इसमें कुछ का मत है कि मैक्स वेबर, जॉर्ज सिमेल, मीड और हर्बर्ट ब्लूमर और पार्सन्स का मत है कि सामाजिक संबंधों को सामाजिक क्रिया अथवा अंतःक्रिया द्वारा समझा जा सकता है। किसके द्वारा? सामाजिक संबंधों को सामाजिक क्रिया अथवा अंतःक्रिया के द्वारा समझा जा सकता है। प्रतीकात्मक परस्पर क्रिया का विकास जो है बहुत पुराना है। जॉर्ज सिमेल जो थे ने परस्पर क्रिया के विश्लेषण पर बल दिया। इसके बाद कई सिद्धांतवेताओं ने परस्पर क्रियाओं को विकसित किया, है कि नहीं। अब हम बात करते हैं आगे। चलिए ठीक है। परस्पर जो क्रिया है, यानी एक व्यक्ति क्रिया करता है। परस्पर क्रिया का मतलब, परस्पर मतलब क्या हुआ? एक व्यक्ति क्रिया करता है और उसके प्रत्युत्तर में दूसरा व्यक्ति भी क्रिया करता है कि नहीं। यहाँ दोनों एक दूसरे से कुछ प्रभावित होते हैं, है कि नहीं। पारस्परिक रूप से प्रभावित करने की इस क्रिया को, पारस्परिक रूप से इस क्रिया को प्रभावित करने की, है ना, क्रिया को हम पारस्परिक क्रिया कहते हैं, है कि नहीं। पारस्परिक क्रिया का मतलब क्या है? जैसे दो व्यक्ति है, एक बिजनेसमैन है और एक एजुकेशन डिपार्टमेंट का है। अब एजुकेशन डिपार्टमेंट का आदमी बिजनेस से कुछ ताल्लुकात रखता है, बातचीत करता है, तो जो बिजनेसमैन है वह उससे सीखा, है कि नहीं, कुछ न कुछ सीखा एजुकेशन के बारे में। और यहाँ ये सीखा कि भाई कि यहाँ बिजनेस में क्या होता है ना। तो कुछ एक दूसरे से प्रभावित हुए। समाजशास्त्र की दृष्टि से प्रतीकात्मक परस्पर क्रिया एक महत्वपूर्ण सैद्धांतिक उपागम होता है। इस उपागम का लंबा ऐतिहासिक पक्ष रहा है। जर्मन के समाजशास्त्री एवं अर्थशास्त्री मैक्स वेबर तथा अमेरिकन दर्शनशास्त्री J.H. मीड ने सामाजिक प्रक्रिया एवं मानव व्यवहार पर विशेष रूप से अध्ययन किया। मानव व्यवहार एवं सामाजिक प्रक्रिया है, विशेष रूप से अध्ययन कौन किया? मैक्स वेबर और J.H. मीड। मैक्स वेबर
समाजशास्त्री और अर्थशास्त्री कहिए, जर्मन के थे। और जे.एच. मिट जो थे अमेरिकन दर्शन शास्त्री यानी थे, है कि नहीं। ये मानव व्यवहार पर विशेष अध्ययन किए। अब आगे बात करते हैं। हर्बर्ट ब्लूमर जो थे, यानी हर्बर्ट ब्लूमर, है ना, जे.एच. मिट के साथ मिलकर इस उपागम को महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया। यानी इसके अंतर्गत प्रतीकात्मक सिंबॉलिक क्रिया इंटरेक्शन, यानी प्रतीकात्मक परस्पर क्रिया के अंतर्गत समाज का रूप कैसा होता है, संगठित होता है, एवं समाज के सभी लोगों के मध्य परस्पर क्रिया होती है। समाज के जितने भी लोग हैं सब एक दूसरे के परस्पर क्रिया करते रहते हैं। इनमें सामाजिक प्रक्रिया के समष्टि संरचनात्मक पहलुओं की अपेक्षा सामाजिक जीवन के विभिन्न विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है कि नहीं। अब आगे बात कर लेते हैं। जहाँ भी सामाजिक प्रक्रिया में प्रतीकात्मक प्रक्रिया द्वारा सामाजिक स्थिरता की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसमें क्या होता है, उन दोनों के मध्य जो होता है परस्पर लेन देन की भावना प्रबल हो जाती है कि नहीं, अच्छा हो जाता है। अगर मान लिया कि दो बिजनेसमैन हैं, एक किसी को खरीदना है, एक किसी को लेना है, देना है, तो दोनों को आपस में क्रिया होना आवश्यक है, तभी तो वह सामान एक दूसरे के आदान प्रदान होगा। अब मान लिया कि कोई व्यक्ति अगर सामान बेच रहा है, अगर उसको ज़्यादा दाम रखता है और लेने वाले व्यक्ति वो जांच पड़ताल कर रहा है कि नहीं ये सामान इतने ही का है, इतनी ही कीमत का है, तो वहाँ पे ये नहीं काम करेगा, नहीं काम करेगा, क्योंकि वहाँ पे भावना कमज़ोर हो जाती है कि भाई लेने वाले तो सक्षम है लेकिन उनका ज़्यादा दाम होने के कारण उनके साथ तालमेल नहीं बैठ सकता। अब दोनों का देखते हैं कि दोनों लेने वाले और देने वाले दोनों आपस में बराबर भाव एक दूसरे को समझ लेते हैं और सही बैठ जाता है तो हम कहते हैं कि भावना प्रबल हो जाती है। सामाजिक संबंधों का सृजन जो है स्थिरता के द्वारा होता है। परस्पर क्रिया के समर्थक सामाजिक संस्थानों, सामाजिक संरचनात्मक संबंधों के बजाय आमने सामने के संबंध को विशेष रूप से, यानी जब भी परस्पर क्रिया हो तो आमने सामने होना चाहिए। आमने सामने होने से बात क्लियर हो जाती है कि नहीं। अब आगे बात, प्रतीकात्मक परस्पर क्रिया के अंतर्गत मानव को व्यवहारवादी मानते हैं जो अपनी क्रियाओं के माध्यम से लगातार अपने एक्शन के वजह से लगातार दूसरे को प्रभावित करते हैं। जब प्रभावित करेंगे तभी तो वह तालमेल बैठेगा। अब कुछ परिभाषा है विद्वान के अनुसार। मार्विन ई एल्सन कहते हैं प्रतीकात्मक सिद्धांत का संबंध मुख्य रूप से उन विषयगत अर्थों से है जो लोग अपने तथा दूसरों को क्रियाओं को लगाते हैं, है कि नहीं। बर्नार्ड फिलिप्स के अनुसार कहते हैं प्रतीकात्मक परस्पर क्रिया एक सैद्धांतिक अभिमुखन है जो परिस्थिति के अनुसार भूमिका अवलंबन की व्यक्ति द्वारा दी गई परिभाषा का प्रकाश डालता है। हर्बर्ट ब्लूमर कहते हैं कि प्रतीकात्मक परस्पर क्रिया शब्द मनुष्य में होने वाले विचित्र विशिष्ट विशेषता वाली अंतःक्रिया से संबंधित है। यानी मनुष्य के बीच होने वाली परस्पर क्रिया को विषय वस्तु का रूप में स्वीकार किया गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट, है कि नहीं, मार्टिन देख लेते हैं। मार्टिन सॉरी ये तो पूरा डिलीट हो गया, खैर चलिए मानिस मेल्टजर के अनुसार प्रतीकात्मक परस्पर क्रिया का संबंध मानवीय व्यवहार के आंतरिक पक्ष से होता है ना। परस्पर क्रिया की विशेषताएं क्या है। परस्पर क्रिया की विशेषता ऐसी है
कि विचार करने की क्षमता का निर्माण, सामाजिक विचार करने की क्षमता का जब निर्माण हो, क्षमता विचार करने की क्षमता का निर्माण हो, यानी सामाजिक परस्पर क्रिया के कारण होता है कि नहीं। और मन में विचार करने की क्षमता के विकास को परस्पर क्रिया सहायक होती है। मन में अगर विचार करने की क्षमता हो तो समझिए कि परस्पर क्रिया ही सहायता करती है। परस्पर क्रिया के दौरान लोग अर्थ प्रतीक को समझ जाते हैं, यानी उसी के द्वारा सीखते हैं। परस्पर क्रिया हो के दौरान लोग अर्थ और प्रतीक को समझते हैं, है कि नहीं, प्रतीकों को सीखते हैं। जैसे वो कहना क्या चाह रहा है कि नहीं, तो परस्पर क्रिया के दौरान ही वह समझता है। क्रियाओं अंत क्रियाओं के प्रमाणित जाल ही समूह एवं समाज का निर्माण करते हैं, है ना। प्रमाणित जाल ही समूह, जो पूरी तरह से शब्दों का प्रमाणित किया हुआ है, उसी को समाज का निर्माण करता है। बलूमर कोहन एवं कोहन का मत है, देखिए बलूमर एवं कोहन का मत है कि सांकेतिक अंतःक्रियावाद की विषय वस्तु ये है कि मानव मस्तिष्क के अंदर क्या चल रहा है। यानी बलूमर एवं कोहन का मत है कि सांकेतिक अंतःक्रियावाद जो है उसकी विषय वस्तु है कि मानव मस्तिष्क के अंदर क्या चल रहा है कि नहीं। अब आगे बात कर लेते हैं परस्पर क्रिया के प्रकार। परस्पर क्रिया के प्रकार की बात कर लेते हैं। परस्पर क्रिया 3 प्रकार के होती है। परस्पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार के। पहला, व्यक्ति और व्यक्ति के बीच परस्पर क्रिया, है ना। व्यक्ति और व्यक्ति के बीच परस्पर क्रिया देख लीजिए। तो व्यक्ति और व्यक्ति के बीच परस्पर क्रिया का मतलब क्या है? एक व्यक्ति की क्रिया दूसरे व्यक्ति के प्रतिक्रिया को शामिल किया जाता है। इसमें विचार, अपना विचार, क्रियाविधि या आचरण से दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करता है, दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करता है। जैसे मान लिया कि आप देख रहे होंगे कि किसी को सामान बेचना है, तो बेचने सामान का मतलब क्या है कि आप जब तक आप एक्शन नहीं करेंगे, आपका विचार सही नहीं रहेगा। जिसका विचार सही रहता है, सामान सही रहता है, विचार सही रहता है, तो उस पर देखिए भीड़ हमेशा लगी रहती। तो यहाँ पे क्या है, व्यक्ति व्यक्ति के बीच परस्पर क्रिया होना चाहिए। यानी व्यक्ति और व्यक्ति के साथ एक व्यक्ति क्रिया करेगा, दूसरा व्यक्ति उसका प्रतिक्रिया देगा, है ना। तो उस स्थिति में व्यक्ति और समूह के बीच परस्पर क्रिया है कि नहीं। इस प्रकार की परस्पर क्रिया में व्यक्ति की क्रिया और प्रतिक्रिया, इसमें क्या होता है, व्यक्ति व्यक्ति समूह की क्रिया में एक व्यक्ति की क्रिया या प्रतिक्रिया हो तथा समूह के साथ जुड़ जाता है, एक दूसरे को प्रभावित करता है। जैसे एग्जाम्पल ये में ले लेते हैं, समूह के साथ, जैसे मान लिया कि कोई नेता भाषण दे रहा है। अब नेता वहाँ एक व्यक्ति है भाषण देने वाला, और समूह पूरा है, भीड़ लगा हुआ, तो उसके साथ आप प्रतिक्रिया अगर देंगे तभी तो आपका भाषण सुनेगा, अन्यथा उल्टा सीधा अगर भाषण देंगे तो वहाँ पे तो काम नहीं करेगा। इस तरह से व्यक्ति और समूह के बीच। तीसरा है समूह और समूह के बीच परस्पर क्रिया, है कि नहीं। इसमें परस्पर क्रिया समूहों के स्तर पर होती है, जिसका व्यापक प्रभाव होता है। इसके माध्यम से समाज में भी किसी प्रकार के बदलाव को देखा जाता है कि नहीं। अब देखिए, यहाँ पे जैसे कोई 2 गुट वाले हैं, आपस में लड़ जाते हैं किसी जमीन, तो उसका समस्या का समाधान हुआ। जब समस्या का समाधान हो जा तो समझिए कि बदलाव भी हो गया समाज में, है कि नहीं। तो इस तरह से देखा गया। परस्पर क्रिया के सिद्धांत देख लीजिए। परस्पर क्रिया के सिद्धांत, परस्पर क्रिया के शिक्षा के समाजशास्त्र के अंतर्गत प्रतीकात्मक परस्पर क्रिया का विशेष महत्व है ना। परस्पर क्रिया के सिद्धांत शिक्षा के समाजशास्त्र के अंतर्गत प्रतीकात्मक परस्पर क्रिया का विशेष महत्व है कि नहीं।
परस्पर क्रिया सिद्धांत दो भागों में बांटा है। परस्पर क्रिया सिद्धांत दो भागों में बांटा गया है। क्या है? ए लेबलिंग थ्योरी और दूसरा एक्सचेंज थ्योरी। लेबलिंग थ्योरी, देखिए सिद्धांत दो प्रकार के, परस्पर क्रिया के सिद्धांत दो भागों में, एक लेबलिंग थ्योरी, दूसरा एक्सचेंज थ्योरी। तो लेबलिंग थ्योरी क्या है, एक्सचेंज थ्योरी के? लेबलिंग थ्योरी मतलब होता है, लेबलिंग का मतलब है स्वयं की पहचान कैसे करेगा। यानी लेबलिंग का मतलब होता है स्वयं की पहचान कैसे करेगा, या एवं अन्य दूसरों के साथ हम किस प्रकार व्यवहार करेंगे, ये लेबलिंग में आता है। यानी स्वयं की पहचान कैसे करें और दूसरों के साथ हम व्यवहार किस तरह करें, इस को हम लेबलिंग थ्योरी के अंतर्गत कहते हैं। एक्सचेंज थ्योरी का मतलब हुआ, इस सिद्धांत पर बल देता है कि सामाजिक कार्य एक्सचेंज थ्योरी का मतलब क्या हुआ? एक्सचेंज मतलब बदलाव, विभिन्न व्यक्तियों की रुचि का परिणाम है कि नहीं, जो संबंधित लागत लाभ द्वारा अर्जित की जाती है। यहाँ पे सामाजिक कार्य, अब जैसे मान लिया एक्सचेंज थ्योरी क्या होगा, जैसे देखिए अगर मान लिया कि व्यक्ति किसी गली में सड़क बन रहा है, सड़क बनने का मतलब हुआ बनाना है। अब वहाँ व्यक्ति वहाँ रुचि ले कि हमारे जो है से मोहल्ले में सड़क नहीं है, नली नहीं है, गली नहीं है। अब वहाँ पे व्यक्तियों समूह जो होता है रुचि लेगा, तब वहाँ के आगे बढ़ाएगा, एप्लीकेशन देगा। तो एप्लीकेशन देने के मतलब वहाँ पे उसका एक सामाजिक कार्य हुआ कि ना भाई नली गली बनना चाहिए, तो वो एक्सचेंज हो गया, है कि नहीं। एकदम छोटा एग्जाम्पल। अब मीड का प्रतीकात्मक परस्पर क्रिया सिद्धांत, मीड का प्रतीकात्मक परस्पर क्रिया सिद्धांत, जेएच मीड प्रतिक्रियात्मक अंतर क्रियावाद में स्वयं को धुरी बनाया। किसको बनाया? स्वयं को धुरी बनाकर प्रतीकात्मक सिद्धांत की व्याख्या करते हैं। इस सिद्धांत की प्रकृति कैसी है? मीड का प्रतीकात्मक परस्पर क्रिया सिद्धांत जो है, इस सिद्धांत की प्रकृति दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक अधिक है। यानी मीड का प्रतीकात्मक परस्पर क्रिया सिद्धांत दार्शनिक व मनोवैज्ञानिक अधिक है। समाजशास्त्रीय जेएच मीड ने अपनी पुस्तक माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी, यानी जेएच मीड की पुस्तक का नाम था माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी। जेएच मीड का जो पुस्तक का नाम था माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी। इसमें कहा कि मैं मुझे के सिद्धांत पर कहा या फिर सिग्निफाइड अदर के सिद्धांत पर, है ना, अपना सिद्धांत विकसित कहा, अपना सिद्धांत विकसित किया। तो इनके अनुसार क्या है? स्व की अवधारणा, है कि नहीं। स्व की अवधारणा, जेएच मीड की प्रतीकात्मक जो है उसमें स्व की पर ज़्यादा जोर दिए। स्व की अवधारणा कहते हैं, क्या कहते हैं? मीड ने स्व की अवधारणा को प्रतीकात्मक अंतःक्रिया का केंद्रीय आधार बनाया। उसके अनुसार कहा कि मनुष्य के अंदर स्व की भावना होती है कि नहीं। कई बार हम स्वयं से मतलब समझ लेते हैं कि आत्मा है, स्वयं का मतलब आत्मा है, लेकिन वो कहते हैं कि मनुष्य का मस्तिष्क जो है भले ही भ्रष्ट हो जाए, परंतु यानी स्वयं आत्मा या परात्मा अंको सबसे ऊपर शुद्ध रूप में विद्यमान रहता है। इसी आत्मा को थोड़े बहुत फेर बदल के साथ मनोवैज्ञानिक जो है से इस पदावली मीड का स्व कहते हैं, है कि नहीं। कहता है कि यह स्वयं जन्म लेने के बाद विशुद्ध रूप में होता है। जब स्व जन्म लेता है तो वह विशुद्ध होता है, न तो शुद्ध रहता है। मीड कहते हैं कि स्व न तो हिंदू है और न ही मुसलमान, यानी यह सहज वृत्ति या आवेश से भरा हुआ है। न तो यह हिंदू है न तो मुस्लिम है, यह सहज वृत्ति एवं आवेश से भरा है। मीड का जो है मीड का स्व की अवधारणा में मनुष्य का स्व बराबर सृजनात्मक और क्रियाशील होते रहता है। मनुष्य का स्व है
बराबर सृजनात्मक व क्रियाशील होते रहता है। स्व और समाज के मूल्यों, मानकों, भूमिकाओं आदि में अंतःक्रिया होती है। दोनों में आदान प्रदान होते हैं। स्व मूल, मानक आदि का निर्वाचन जो है करते रहता है कि नहीं। इसी को हम बोलते हैं मनुष्य मीड का स्व के अवधारणा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। चलिए, स्व की अवधारणा हुआ, 3 पार्ट में था मीड का। ये स्व की अवस्थाएं देख लेते हैं। मीड ने स्व की 2 अवस्था में बांटा। मी के यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या था। स्व की अवधारणा, स्व की अवधारणा था, है ना। फिर उसके बाद स्व की अवस्थाएं देखिए। स्व की अवस्थाएं जो है, मीड की स्व की अवस्थाएं 2 अवस्था में बांटा गया। पहली अवस्था मैं का, यानी मैं जो है यह विशुद्ध रूप है। मैं जो है सो विशुद्ध रूप है। स्व तो मनमाने ढंग से अपनी क्रियाएं करता है। स्व जो है से अपना मन से, है ना, मनमाने ढंग से करता है। जैसे नवजाति शिशु का स्व आत्मा। स्व की दूसरी अवस्था मेरा या मुझे की है। नवजात शिशु का स्व की दूसरी अवस्था मेरा या मुझे की है। इस अवस्था में स्वयं मैंने दूसरों से सीखता है। यहाँ पे क्या होगा, दूसरे से सीखता है। दूसरी बात है स्व परस्पर क्रिया। जब बाहरी समाज के मूल्य या मानक या भूमिका या परिस्थिति स्व की दुनिया में पहुँचते हैं तो स्व और बाहर की दुनिया के बीच वाद विवाद और अंतःक्रियाएं होती है ना। और इसी अंतःक्रिया की प्रक्रिया में आप क्या करते हैं, प्रतीक की सूची का आकार बढ़ जाता है। इसके कारण इस प्रकार लोगों को अनुभव को स्व ले लेता है, अनुभव स्व ले लेता है। इस प्रकार के स्व अनुभव को खजाना यानी कहिए कि यह निरंतर बढ़ित रहता है। अगला है स्व का विकास। स्व का विकास, जैसे जैसा बच्चा अपना विकास की अगली अवस्था में पहुंचता है तो कुछ न कुछ क्रिया करने लगता है। इसके साथ प्रतीकों की सूची बड़ी हो जाती है। आगे चल कर जिस समाज में सदस्य बनता है उसका मूल मानक ये सब पहचानने होने लगता है। इससे समझ में आ जाता है कि यह विकास हो रहा है। अब आगे बात करें कुछ अभी पर प्रतीकात्मक का मतलब होता है क्या, संकेत। प्रतीकात्मक का मतलब संकेत। संकेत यानी प्रतीक एक प्रकार का संकेत है। जैसे हम दांत दबा कर कहते हैं, भौं चढ़ा कर कहते हैं, मुट्ठी बांध कर कहते हैं, दूसरों की ओर झपटते हैं। ये तो निश्चित रूप से क्या है, एक प्रकार के आक्रमण तो जैसा ही है। तो आक्रमण है ना, चिढ़ाने का दृष्टिकोण, दांत दबाकर गुस्सा करना, ये सब क्या है, आक्रमण का है। यानी समाज के सभी सदस्य प्रतीक का एक समान अर्थ निकालता है। प्रतीक हटा लीजिए तो मनुष्य पत्थर की मूर्त बन जाता है। उसमें न कोई अर्थ रहता है और न कोई मनोभाव रहता है। आगे बढ़, हर्बर्ट ब्लूमर का प्रतीकात्मक परस्पर क्रिया सिद्धांत, है ना। हर्बर्ट ब्लूमर का जीवन बहुआयामी था। वे मीड के शिष्य थे। हर्बर्ट ब्लूमर किसके शिष्य थे, मीड के शिष्य थे। हर्बर्ट ब्लूमर मीड के शिष्य थे, है ना। इनके कुछ पहलू थे। निर्वचन, पहला था निर्वचन। निर्वचन मैंने कहा था यह स्वयं ही निश्चित करता है कि कौन सी दिशा में उसके कैसा व्यवहार करना चाहिए। इसको निर्वचन है। निर्वचन का मतलब कि निश्चित करता है कि वह कौन सी दिशा में कैसा व्यवहार करना चाहिए। यानी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक कारकों की तुलना में व्यक्ति का स्वभाव एक शक्तिशाली कारक होता है। यानी कर्ता अपनी बाहरी दुनिया का स्व निर्वाचन करता है, कैसे व्यवहार करना है ना। इस तरह प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, इसके अंतर्गत 3 मौलिक आधार हो गए। मौलिक आधार क्या है, इसमें है कि मनुष्य क्रियाओं में, है ना, मनुष्य क्रियाओं में, है ना, 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 क्
मनुष्य की क्रियाओं में अभिप्राय का क्या महत्व है, अभिप्राय का स्रोत क्या है, हैं निर्वाचन में अभिप्राय की भूमिका क्या है, ये सब ध्यान से देखना पड़ता है। विधि है, बलूमर ने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की विधि के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया। यानी मनुष्य के व्यवहार को समझने के लिए आगमनात्मक उपागम सबसे अधिक उपयोगी माना। उन्हें कहा कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद एक ऐसा वैज्ञानिक उपागम है जिसमें क्या है जिसमें वह समस्या को अनुभविक दुनिया के साथ जोड़कर देखता है कि नहीं, और अंतःक्रियावाद की तरह निगमनात्मक सिद्धांत नहीं अपनाता है, यानी इसमें आगमनात्मक सिद्धांत को अपनाता है। हर्बर्ट बलूमर जो थे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए, क्या क्या दिए देख लेते हैं। मानव समाज का निर्माण, इतना जान लिया, मानव समाज, ये हर्बर्ट बलूमर कहते हैं कि मानव समाज का निर्माण व्यक्तियों के द्वारा होता है, जिसमें स्व या आत्मा कहिए, जिसमें आत्मा होता है, यानी मानव समाज का निर्माण होता है, यानी व्यक्तियों द्वारा होता है। व्यक्ति क्रियाओं का निर्माण स्व की सूचना के आधार पर एक क्रमबद्ध रूप से होता है, यानी व्यक्ति क्रियाओं का निर्माण जो होता है स्व की सूचना के आधार पर एक चरणबद्ध तरीके से होता है। समूह या सामूहिक क्रियाएं कहिए, व्यक्तिक क्रियाओं के संयोग से ही होती है, व्यक्ति क्रियाओं के सहयोग से होती है सामूहिक क्रियाएं। मानव उन प्रतीकों के आधार पर अंतःक्रिया करते हैं, मानव क्या है, उन प्रतीकों के आधार पर अंतःक्रिया करते हैं, उनका विशिष्ट अर्थ प्रदान करते हैं। किसी भी प्रत्यय का अपना कोई वस्तुगत अर्थ नहीं होता है, वरन प्रत्येक प्रत्यय का अर्थ सामाजिक अंतःक्रिया की प्रतिक्रिया के दौरान विकसित होती है। सभी प्रतीकात्मक अर्थ समाज में चलने वाली व्याख्यात्मक प्रक्रिया का परिणाम है। अब आगे देख लेते हैं। अतः बलूमर को समाज को अंतःक्रिया की निरंतर होने वाली जो प्रक्रिया है के रूप में देखा जाता है। प्रतीकात्मक का मतलब होगा संकेत, संकेत के रूप में, है ना। यह इसमें सर्वेक्षण साक्षात्कार में विशेष महत्व नहीं होता, इसमें प्रत्यक्ष भागीदारी को महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी प्रतीकात्मक परस्पर क्रिया में ये प्रत्यक्ष होना आवश्यक है, तभी इन विचारों को समन्वय अच्छे ढंग से हो सकेगा। अगला हम बात करेंगे संरचनात्मक प्रकारवाद। दूसरा है 3 शैक्षिक शिक्षा का समाज शास्त्रीय उपाय प्रतीकात्मक परस्पर क्रिया। इस तरह से एक एक दिन बारी बारी से हम लोग जान लेंगे, है कि नहीं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।